Hello, dear student, how are you? I hope you are well with your family. तो बच्चों देखिए, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है जो ठोसों में अपूर्णताएं हैं या दोष हैं, उनके अंदर अपन जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशिक दोष तथा आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो दोष है, उनमें जो स्टाइक्योमेट्रिक दोष है उसके अंदर अपन शॉर्टकी दोष पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंदर फर्स्ट पार्ट है आयनिक कंपाउंड के अंदर अपने पास, तो इसमें अपन दो टाइप बनाए थे, एक शॉर्टकी दोष और एक फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष आप पढ़ चुके हो, तो आज अपन यहां अभी फ्रैंकल दोष पढ़ने वाले हैं कि आखिर एक्चुअल में ये फ्रैंकल दोष है क्या और किस टाइप से ये कंपाउंड्स के अंदर आता है या किस प्रकार के यौगिकों में ये पाया जाता है। फ्रैंकल दोष तो वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल थ्योरी को आप याद करने के लिए या उसे तैयार करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बना के दे रखे हैं। लगभग अपन यहाँ 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करने वाले हैं। पहले पॉइंट में बेटा अपने को क्या लिखना है कि ये दोष किस प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है, ये आयनिक यौगिकों में मिलेगा। लेकिन कौन से आयनिक यौगिकों में ये दोष मिलेगा अपने को, वो चीज अपने को यहाँ डिसाइड करनी है। तो यहां देखिए बच्चों, जो शॉर्टकी दोष है उसके अंदर क्या हो रहा था, एक ऋणायन और एक धनायन जालक से बाहर निकल रहे थे। 2 ऋणायन या 2 धनायन, मतलब बराबर संख्या में ऋणायन और धनायन जालक से बाहर जा रहे थे। ऐसा क्यों हो पा रहा था, क्योंकि वहां जो ऋणायन और धनायन का आकार है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इजीली दोनों बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जैसे आप हीट करोगे बॉन्ड ब्रेक होंगे तो परमाणु या आयन जो वो वहां से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि जो धनायन का आकार है वो अपने संगत ऋणायन की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है ना, वहां बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, यानी धनायन का आकार जो है वो ऋणायन के कंपेयर में क्या होगा, छोटा होगा। इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही, तो सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को क्या बताना कि यहां होगा क्या, वो चीज क्लियर करनी है। तो यहां देखिए एक बार मैं इसके लिए जालक बना देता हूं। अगर मैं जालक की बात करूं तो यहां अगर मैंने एक धनायन यूज किया है तो इसके सिमिलर में एक ऋणायन यूज करूंगा, फिर वापस बच्चों धनायन और ऋणायन, ऋणायन धनायन, क्योंकि ये अपन जानते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड के अंदर इस प्रकार का पैटर्न अपने को देखने को मिलता है। क्लियर? अगर ये इसी सीक्वेंस में या इसी पैटर्न में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक आदर्श क्रिस्टल हो गया अपने पास। लेकिन एक्चुअल में यहां होता क्या है कि जैसे ही यहां से कोई धनायन अपने वास्तविक स्थान से बाहर निकलने का प्रयास करता है और किसी अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, तो यहां देखिए बच्चों, जहां से ये गया मतलब विस्थापित हुआ है, ठीक है ना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं, इसका विस्थापन बोल सकते हैं। तो जहां से ये गया वहां पे क्या बनी है अपने पास, रिक्ति बनी है, यानी यहां रिक्ति का दोष उत्पन्न हुआ है, और जहां ये पहुंचा है वहां अंतराकाशिक दोष उत्पन्न हुआ है, मतलब उसी टाइप का। ठीक है, तो यहां ये कार्य होता है।
ये चीज आपको इस सेकंड पॉइंट के अंदर मेंशन करनी है, तो शायद कर सकते हैं आप इजीली। तीसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अपने को किस चीज का जिक्र करना है, डेंसिटी इसकी, घनत्व, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, न तो यहां कोई वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, और न ही यहां कोई अवयवी कणों की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ, सिर्फ अपना स्थान छोड़कर कहीं और जगह गया है। तो कुल मिलाकर इसका घनत्व जो है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चौथे पॉइंट के अंदर अपने को क्या बताना था, इसके एग्जाम्पल डिसाइड करने थे। तो देखिए बच्चों, अगर अपन इसके एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं तो अपने को क्या करना है, धनायन का आकार जो है वो ऋणायन के कंपेयर में ज्यादा छोटा दिखाना है। अगर अपन पहले वर्ग या दूसरे वर्ग के धातु लेकर और 16वें या 17वें वर्ग के ऋणायनों के साथ, धातुओं के साथ अगर अपन उनके कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपेयर में क्या होगा, धनायन का आकार ज्यादा छोटा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपन मोस्टली क्या करते हैं, थोड़ा पी ब्लॉक के नजदीक चले जाते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु आकार में कमी आएगी। तो अगर मैं डी ब्लॉक से कुछ धातु उठा लूं, जैसे मैंने ले लिया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल अपन यहां डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए पी ब्लॉक के ठीक पहले यानी लगभग 12वें वर्ग की मेटल्स मैंने यहां ली है, 11वें 12वें डी ब्लॉक, पी ब्लॉक के नजदीक से धातुओं को उठाया है। तो उससे क्या होगा कि बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु का आकार वैसे ही जनरली छोटा हो गया, और फिर इसने जब इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए हैं तो उनके आकार में और ज्यादा कमी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यहां धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा काफी छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसके एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वापस आप ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे शायद आप मेरी बातें। सबसे पहले अपने को बताना क्या है कि यह दोष कौन से कंपाउंड में है, तो क्या लिख दोगे कि यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार संगत ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। क्लियर, ये अपना पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में अपन क्या लिख देंगे, मतलब पॉइंट मेंशन नहीं करने, अपने को लिखना थोड़ी सीक्वेंस में, ये सिर्फ मैं याद करने के लिए आपको ये पॉइंट बना के देता हूं, ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग अपन क्या बताएंगे कि इस दोष में क्या हुआ वो बताना है। तो उसके लिए देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि जालक से धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर किसी अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, यही तो हुआ है, जिसकी वजह से उसके वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और उपस्थिति वाले स्थान पर अंतराकाशिक दोष उत्पन्न होता है। यह दोष धनायन के विस्थापित होने से बना है, इस वजह से इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। यह आपको सेकंड पॉइंट में इतना मेंशन करना है। थर्ड पॉइंट में आप इसके घनत्व के बारे में बता देने वाले हो, तो वापस सुन लीजिए, एक बार मैं पूरा सीक्वेंस से बोल रहा हूं तो आप उसे उस हिसाब से बाद में आप अपनी कॉपी में लिखना। तो देखिए बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूं कि यह दोष उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार संगत ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है। इस दोष में सामान्यतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है, जिसके कारण धनायन के वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और उपस्थिति वाले स्थान पर अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है। यह दोष धनायन के विस्थापित होने से उत्पन्न होता है, इस वजह से इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट शुरू करेंगे अब अपन, ठीक है ना। विस्थापन दोष भी कहा जाता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व अपरिवर्तित रहता है तथा घनत्व अपरिवर्तित रहता है। फिर जैसे करके आप चौथे पॉइंट के अंदर ये एग्जाम्पल यहां लिख दोगे, ठीक है, क्लियर।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए शायद, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को समझ चुके हैं। तो चलो बच्चों, ये हुआ अपना स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। अब अपन नेक्स्ट यहां पढ़ेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। सेकंड पॉइंट में अपन यहां पढ़ने वाले हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो देखिए बच्चों, अभी तक अपन ने जो दोनों टाइप के दोष पढ़े हैं, चाहे वो शॉर्टकी हो या फ्रैंकल हो, उसमें क्या हो रहा था कि शॉर्टकी के अंदर तो बराबर संख्या में ऋणायन धनायन जालक से बाहर निकल रहे थे। तो इसका मतलब बाहर निकलने के बाद भी वो यौगिक अपने स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुरूप होता है। फ्रैंकल में अपन ने देखा क्या हुआ, कोई बाहर अंदर नहीं हुआ, सिर्फ वहीं से धनायन क्या हुआ, विस्थापित होकर कहीं अन्य जगह चला गया। तो इसका मतलब यहां भी उसके आयन जो हैं वो अपने स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुरूप ही रहने, कोई डाउट नहीं है। अब यहां आने के बाद क्या है, अपन इस चीज को समझेंगे कि यहां जो दोष उत्पन्न होता है उसके बाद उस क्रिस्टल के अंदर जो धनायन और ऋणायन प्रेजेंट है उनका जो अनुपात है, उनकी जो मात्रा है, वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक यानी मूलानुपाती सूत्र के अनुरूप नहीं होगी, वो उससे डिफरेंस दिखाएगा। या तो धातु की मात्रा, धातु मतलब धनायन भी बोल सकते हैं अपन, धनायन या धातु, धातु की मात्रा ऋणायन की अपेक्षा ज्यादा होगी या कम होगी, मतलब उसके बराबर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन किस चीज को बता देंगे कि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष एक्चुअल में है क्या। तो यहां आप क्या लिख सकते हो, समझ गए ना नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या है, कि इस दोष में पदार्थ में उपस्थित ऋणायन और धनायन, या सीधा अवयवीकरण भी बोल सकते हो, ठीक है ना, पदार्थ में उपस्थित ऋणायन और धनायन अपने मूलानुपाती सूत्र का पालन नहीं करते हैं, अर्थात स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के अनुरूप नहीं होते हैं। क्लियर। अब बच्चों, ये दोष जो है ये मोस्टली दो टाइप का अपने पास आने वाला है। एक तो अपन ले सकते हैं धातु या धनायन भी है, ठीक है ना, आदि के दोष। और सेकंड टाइप जो इसका बनेगा वो क्या हो जाएगा, धातु न्यून दोष, धातु या धनायन न्यून दोष। मोस्टली ये मेटल्स में आता है, इसी वजह से अपन यहां धातु का या धातु का जिक्र करते हैं। तो बच्चों यहां देखिए, नाम से ही अपने को पूरा का पूरा आंसर मिल रहा है, धातु आदि के दोष। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोष अगर उत्पन्न होगा किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें धातु की मात्रा जो है वो संगत ऋणायन की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। यही हुआ ना इसका मतलब, धातु आदि के, धनायन आदि के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल के अंदर या पदार्थ के अंदर जो ऋणायन होते हैं उसकी अपेक्षा धातु की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होगी यहां। तो पहली लाइन आप यहां मेंशन कर सकते हो इसकी परिभाषा टाइप बना के कि इस दोष में धातु की मात्रा संगत ऋणायन की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखिए बच्चों, ये जो धातु की अधिकता है ये किस तरीके से हो सकती है।
कैसे हो सकता है ये धातु की मात्रा ज्यादा? तो इसके लिए वो नॉर्मल सा आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अपनी क्लास में 40 लड़कियां और 40 लड़के हैं। अब अपने को लड़कों की मात्रा ज्यादा रखनी है क्लास के अंदर लड़कियों की अपेक्षा, तो आप क्या कर सकते हो? दो तरीके हैं आपके पास। या तो एक्स्ट्रा लड़के क्लास के अंदर आ जाएं, समझ रहे हो ना बात को, तो अधिकता हो गई। या कुछ लड़कियां इस क्लास से बाहर किसी अन्य दूसरी क्लास में चली जाएं। दो तरीके हो गए अपने पास। तो वैसे ही धातु की मात्रा अधिक करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष, या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थलों में आने के कारण धातु आधिक्य दोष। तो देखिए बच्चों, एक तरीका तो अपने पास ये हो गया कि ये ऋणायनिक रिक्ति का मतलब क्या है कि अगर किसी जालक से धनायन बाहर निकलता है तो उसके स्थान पर जो रिक्ति बनती है उसे बच्चों अपन क्या नाम देंगे? धनायनिक रिक्ति। क्लियर? और यदि किसी जालक से ऋणायन के बाहर निकलने से उसके स्थान पर जो वो होल बनता है, जो रिक्ति बनती है, उसे अपन क्या नाम देंगे? ऋणायनिक रिक्ति। तो आई होप आप समझ गए होंगे धनायनिक रिक्ति क्या है और ऋणायनिक रिक्ति क्या है। मतलब जालक से धनायन बाहर निकलने की वजह से उसके स्थान पर जो रिक्ति बनी वो धनायनिक रिक्ति, और ऋणायन के स्थान पर जो रिक्ति बनी उसे अपन ऋणायनिक रिक्ति कह रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आप यहां समझ चुके होंगे कि इस पॉइंट में क्या करने वाले हैं अपन। ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आदि के दोष, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? जालक से ऋणायन को बाहर निकालो। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों इस दोष में क्या होने वाला है कि ऋणायन जो है वो जालक को छोड़कर बाहर निकल जाएगा और उसके स्थान पर एक ऋणायनिक रिक्ति बन जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि जब ऋणायन जालक से बाहर निकल जाएगा तो यौगिक के अंदर या उस जालक के अंदर धनायनों की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए अपन ये करेंगे कैसे। अपन ये सब किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप एक एक चीज पर गौर करना, ध्यान देना। मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो यहां होने के चांसेस हैं। ठीक है ना? फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है, कोई दिक्कत आपको लगती है, तो आप उसमें जरूर पूछिए। मतलब मैं आपको बार बार ये सब चीज बोलता हूं, ये शब्द आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में तो मैं आपको हमेशा बताता हूं इस चीज को कि मैं बोर्ड पे कुछ भी लिखो, कोई भी चीज अगर मैं आपको बता रहा हूं उसका रीजन अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप बोलिए, पूछिए सर क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्यों कर दिया आपने ऐसा। क्योंकि मैं हर बार ऑफलाइन क्लास में आप लोगों से सबसे पहली चीज यही क्लियर करता हूं कि बच्चों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्टों के अंदर हर होने वाली क्रिया के पीछे कोई ना कोई रीजन या कारण जरूर होता है। तो वो कारण अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो आप वो मेरे से पूछिए। तो अपन इस चीजों के बारे में ऑफलाइन क्लास में वापस शुरू करेंगे इन चीजों को, लेकिन फिलहाल क्योंकि आप सीधे तौर पर नहीं पूछ पाते हो तो लेकिन कमेंट करके तो आप जरूर पूछिए कि सर ये चीज मेरे ठीक है, क्लियर हो गई है,
यहां आके थोड़ी दिक्कत हुई है, तो वो आप मेरे को बताइए वापस, तो मैं आपको जरूर वापस बताऊंगा उनके बारे में। तो यहां बच्चों अपन बात कर रहे थे ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आदि के दोष की बात कर रहे थे। तो यहां देखिए बच्चों, आप इस दोष के अंदर तो लिख सकते हो ना कि इस दोष में जालक से ऋणायन बाहर निकलता है, जिसके कारण उसके स्थान पर ऋणायनिक रिक्ति बनती है और पदार्थ में ऋणायन की अपेक्षा धातु की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। ये चीज तो अपन यहां लिख देंगे। अब बात आती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो मैं उसके लिए आपको एक NaCl का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, क्योंकि अपनी बुक के अकॉर्डिंग भी NaCl का एग्जाम्पल है, बाकी आप कोई दूसरे एग्जाम्पल भी यहां डाल सकते हो। तो यहां मैं NaCl Na, मैंने आपको बताया बच्चों कि इन दोनों के आकार में कोई ज्यादा डिफरेंस अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपने पहले भी दोष के अंदर इसको पढ़ा है। कौन सा दोष दे रहा था ये? शॉर्टकी दे रहा था ना, क्योंकि ऋणायन और धनायन का आकार लगभग सिमिलर था। तो जब धनायन बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे ऋणायन भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि दोनों को सेम गैप चाहिए या सेम दूरी की, क्योंकि ज्यादा आकार में डिफरेंस था नहीं। तो वैसे ही जब अपन ने NaCl लेके, अब देखिए बच्चों, यहां अगर मैं इसे डायरेक्टली हीट करता हूं, डायरेक्टली गर्म करता हूं, तो क्या होगा? शॉर्टकी दोष बन जाएगा, क्योंकि जब क्लोराइड बाहर निकलेगा तो सोडियम भी पीछे पीछे बाहर चला जाएगा, और जब बराबर संख्या में ऋणायन और धनायन जालक से बाहर निकल जाते हैं तो अपन समझ सकते हैं कि कौन सा दोष आ जाता है? शॉर्टकी दोष आ जाएगा। लेकिन यहां में अपन बात कर रहे हैं धातु आदि के दोष की, तो इसलिए अपन इसे डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना होगा? सोडियम वाष्प की उपस्थिति में इसे गर्म करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज अपन यहां मेंशन करने वाले हैं कि अपन ने जो काम किया वो अपन सबसे पहले यहां लिख देंगे। तो क्या काम किया बच्चों अपन ने? कि अपन ने NaCl को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया है। ठीक है, गर्म करने से क्या होगा कि सीधी सी बात है बच्चों कि जब अपन इसे गर्म करेंगे तो बीच के बॉन्ड तो ब्रेक होंगे ही, बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो यहां से ये क्लोराइड जो है ये जालक से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया? क्लोराइड जालक से बाहर निकलकर इसकी सरफेस पर, क्योंकि यहां पर Na वाष्प का वातावरण बना हुआ है, तो इसकी सरफेस पर ये जुड़कर क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। और जैसे बच्चों यहां देखिए, इन दोनों की रिएक्शन से जब NaCl बनेगा तो यहां एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्योंकि Na को Cl के साथ जुड़ने के लिए या Cl माइनस के साथ जुड़ने के लिए किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? Na प्लस में कन्वर्ट होना पड़ेगा। Na प्लस में कन्वर्ट होने का मतलब उसे इलेक्ट्रॉन त्यागना है। क्लोराइड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो वो इसे ग्रहण करेगा नहीं। तो यहां देखिए बच्चों, एक इस रिएक्शन के दौरान एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। अब इस जालक में क्या हुआ कि जैसे क्लोराइड बाहर निकला है ना, तो यहां बेटा कौन सा चार्ज मेंशन हो गया है? प्लस, धनावेश बन चुका है, क्योंकि ऋणायन बाहर निकल गया यहां से। तो ये धनायन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है, उसे आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा वापस कहां पे आ जाएगा? यहां। तो इस प्रकार यहां एक
इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्ति बनती है, जिससे अपन क्या नाम देते हैं, एफ केंद्र, या इसको रंग केंद्र भी कहा जाता है, फार्बेन-जेंटर केंद्र, सेंटर। इस एफ केंद्र की वजह से क्या होता है कि NaCl का रंग जो है वो पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? अपन जानते हैं बेटा कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करके अपने निम्न ऊर्जा स्तर से हायर ऊर्जा स्तर में जाने का प्रयास करेगा। तो उस समय निकलने वाले प्रकाश में कुछ विकिरणों का अभाव हो जाता है, वो उस पर डिपेंड करता है उस पदार्थ की प्रकृति पर। तो उस हिसाब से इसका रंग कैसा बन जाता है, पीला रंग हो जाता है। कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, सोडियम क्लोराइड का पीला रंग किस कारण होता है? तो आप यहां बताते हो कि धातु आदि के दोष में बने एफ केंद्र के कारण NaCl का पीला रंग होता है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड जो है इसका बैंगनी रंग बन जाता है, लिथियम क्लोराइड का लाल रंग बन जाता है। तो ये सब चीजें, ये सेम प्रोसेस, सेम एग्जांपल आप पोटेशियम क्लोराइड में लागू कर सकते हो, सेम एग्जांपल आप लिथियम क्लोराइड के लिए बोल सकते हो। तीनों में से कोई भी एग्जांपल आप यहां डाल सकते हो। अपने सिलेबस में NaCl का था, इसलिए अपन ने यहां NaCl की बात की है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, थ्योरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो इसीलिए मैं इसे तो पॉइंटों में तोड़ के आपको दे रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट जो अपन बना रहे हैं उसमें अपने को क्या लिखना है कि अपन ने जो काम किया, अपन ने क्या किया, गर्म किया इसे सोडियम वाष्प के वातावरण में। तो पहला पॉइंट अपन ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट के अंदर अपन ये बताएंगे कि अपन ने जो गर्म किया उसकी वजह से क्या हुआ। अब हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन सारी चीज अगर अपन ऐड करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ी पॉइंट बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपन यहां क्या करेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि क्लोराइड जालक से बाहर निकला और सरफेस पर सोडियम वाष्प से क्रिया करके NaCl बनाया और इस क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। ये अपना सेकंड पॉइंट होगा। यहां तक का सरफेस पे जो काम हुआ वहां तक का पॉइंट अपन सेकंड बनाएंगे। थर्ड पॉइंट में अपन जिक्र करेंगे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या हुआ है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, वापस ऋणायनिक रिक्ति में चला गया, ठीक है। ऋणायनिक रिक्ति में जाने की वजह से, और ये जो इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्ति बनती है इसे अपन क्या कह रहे हैं, एफ केंद्र कह रहे हैं। और एफ केंद्र की वजह से इसका रंग कैसा आ रहा है, पीला रंग आ रहा है। ये आप तीसरे पॉइंट में मेंशन कर लो। तो कुल मिलाकर तीन स्थितियां हो गई अपने पास। पहली स्थिति जो अपन ने किया वो लिख देंगे, सेकंड स्थिति में जालक के सरफेस तक का काम लिख देंगे, भाई यहां तक क्या हुआ था, और थर्ड स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहां आया और यहां आके इसने क्या कुछ किया वो लिख देंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इस पूरी थ्योरी को सीक्वेंस में बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना इसे और बाद में इसी तरीके से लिखने का प्रयास करना। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूं 1 नंबर पॉइंट से लेके कि जैसे करके अपन NaCl डालेंगे और इसमें अपन बताएंगे कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यही किया था अपन ने काम, तो वो लिख दिया अपन ने यहां कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जालक से क्लोराइड Cl- जालक से क्लोराइड बाहर निकलता है और सोडियम क्लोराइड की सतह पर सोडियम वाष्प से क्रिया कर NaCl बनाता है। इस क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। अब थर्ड बताएंगे अपन, इस क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है जो जालक में बनी ऋणायनिक रिक्ति में स्थान ग्रहण करता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्ति को, और इस प्रकार बनी इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायनिक रिक्ति को रंग केंद्र या एफ केंद्र कहते हैं, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड का पीला रंग होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंटों में आप इस प्रकार से इसे तोड़ के लिख सकते हो। और भी छोटे पॉइंट बनाना चाहो तो आप और भी छोटे पॉइंट बना लेना अपने हिसाब से देख के, लेकिन मेरे ख्याल से 3 पॉइंट काफी ठीक है, पर्याप्त है। कैसे पर्याप्त है? क्यों, पहला काम अपन ने जो किया वो लिख दिया, दूसरा काम कि अपन ने
के करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, बाहर निकलकर इसने सरफेस पे क्या किया, सोडियम वाष्प से क्रिया कर NaCl बनाया, इस क्रिया में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, ये अपना सेकंड पॉइंट बन जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में ये इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं जाएगा, अकेला तो रह नहीं सकता, तो अपन वो बताएंगे कि थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऋणायनिक रिक्ति में, और ऋणायनिक रिक्ति में स्थान ग्रहण करते ही ये जो एक रंग केंद्र बन गया, इसको अपन क्या कह रहे हैं, एफ केंद्र कह रहे हैं, और इस एफ केंद्र की वजह से इसका पीला रंग हो गया। तो ये चीज आप तीसरे पॉइंट में बता दो, तो बिल्कुल इजीली तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, यहां देखिए मैं एक दो बातें आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहाँ वो पूछ सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब मैंने इसे गर्म किया तो ये सोडियम वाष्प की उपस्थिति क्यों रखी, क्यों जरूरी थी, तो इसके पीछे बेटा रीजन ये है कि जैसे ही अगर मैं सोडियम वाष्प की उपस्थिति के बिना अगर इसे हीट करता हूं तो क्लोराइड बाहर जाएगा, तो पीछे पीछे Na बाहर जाएगा, कौन सा दोष बनेगा, शॉटकी बनेगा। सोडियम वाष्प की वजह से क्या हो गया कि जैसे मैंने इसे हीट किया, क्लोराइड तो बाहर निकल गया, सोडियम को बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि सोडियम में प्रतिकर्षण आएगा, प्रतिकर्षण आने की वजह से ये जो क्लाइमेट अपन ने सेट किया है, ये जो वातावरण सेट किया है, ये सोडियम को बाहर निकलने से रोकने का काम है। ठीक है, यहां आने के बाद जब NaCl बना तो पीछे धनावेश चार्ज बन गया, यहां धनावेश चार्ज बना तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही अब क्या हो गया, यौगिक की विद्युत उदासीनता भी बनी रह गई, उदासीन हो गया, ये किसी प्रकार का इस कंपाउंड पर चार्ज भी नहीं है। अब जब चार्ज नहीं है तो वो स्टेबल हो सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर किसी कंपाउंड पर आवेश आता है तो उसे अपना आवेश हर कंडीशन में खत्म करना होता है, अगर वो खत्म नहीं करेगा तो वो स्थायी या स्टेबल नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपके ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यहाँ कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या अगर आपके रहती है तो आप वो जरूर इसमें मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये पहला तरीका तो हो गया अपने पास, ऋणायनिक रिक्ति बनने के कारण धातु आदि के दोष। सेकंड तरीका जो अपन बता सकते हैं, अतिरिक्त धनायनों के अंतराकाशीय स्थलों में स्थान ग्रहण करने के कारण। तो यहां आप समझ गए होंगे शायद, क्योंकि यहां भी अपने को धातु की अधिकता ही लानी है, लेकिन यहां जो अपन धातु की अधिकता करेंगे वो करेंगे कैसे, एक्स्ट्रा जो धनायन होंगे, जो धातु होंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, अंतराकाशीय स्थलों में स्थान ग्रहण करेंगे। अब आप समझ गए होंगे शायद कि अंतराकाशीय स्थलों में स्थान कौन ग्रहण कर सकता है, वही धनायन कर सकता है जिसका आकार छोटा हो, ये स्पेस बड़ा हो, क्योंकि जब दोनों का आकार सिमिलर होता है ना तो यहां बड़ा स्पेस नहीं बनता है, अपन जानते हैं इस चीज को। और जब बड़ा स्पेस नहीं बनेगा, बड़ी जगह नहीं होगी, तो यहां कोई दूसरा बड़े आकार का धनायन नहीं रह सकता। तो कुल मिलाकर ये दोष किस में आ सकता है, जैसे अपन ये जिंक ऑक्साइड लेते हैं, बोयल-फ्रैंकल दोष वाले, ठीक है ना, तो ये दोष मोस्टली किस में आएगा, जो फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते थे वैसे ही यौगिकों में बनेगा। और इस दोष में क्या होगा कि ऋणायन जालक से बाहर निकल जाएगा और एक्स्ट्रा जो धनायन बचेगा, जैसे याद देखिए बच्चों, ये निकलते ही सोडियम को भी पीछे जाना था, लेकिन ये बड़े आकार की वजह से जालक मतलब स्पेस में आ नहीं पाया और बाहर इसे सोडियम वाष्प ने निकलने नहीं दिया। तो वैसा ही अगर इसके स्थान पर ये जिंक होता या ऑक्सीजन होता, तो ये जैसे ही बाहर निकलता तो जिंक स्थान को छोड़कर पीछे पीछे जाता, यहां से वाष्प के प्रभाव की वजह से हो सकता है ये बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन यहां तो रह ही सकता था। तो जिंक क्या आ जाएगा, अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा, और विद्युत उदासीनता बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो ऋणायनिक रिक्ति में आए थे, यहाँ इसके आसपास कहीं पे आ जाएंगे। चलो ये दोस्त मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो पीछे ये वाला अच्छे से तैयार करना। धन्यवाद।